अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समीर समा। डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने जो है एमसीक्यू स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी का, जिसमें मैंने कहा था ये एमसीक्यूज रिलेटेड होंगे किस चीज़ के हवाले से, एमडीकेट के हवाले से। इसी तरह एन एमडीकेट है या पीएमसी है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो सेल बायोलॉजी का हमने चैप्टर कंप्लीट किया था और उसमें सबसे पहला एमडीकेट का जो एमसीक्यूज है वो आपके साथ शेयर किया था। अब आज इसके दूसरे पार्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। डेफिनेटली ये सेल बायोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन होगा सेल थ्योरी के हवाले से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। डेफिनेटली जब लाइफ को कैरी करता है तो डेफिनेटली दैट मीन इट्स टेलिंग अबाउट सेल। इट टेलिंग अबाउट सेल। सेल के ही बारे में बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक द एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल इज कॉल्ड। ठीक है, जब रॉबर्ट हुक ने जब अपने एक माइक्रोस्कोप से जो है उस सेल को जब रिसर्च कर रहा था ऑन द कॉर्क सेल ऑफ द वुड, उसने वहाँ पे देखा तो उसके छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे थे। तो उसमें जो बॉन्डेड जो स्पेस उसको नज़र आया तो उसने उसको डेफिनेटली नाम दिया था, किस चीज़ का, सेल का नाम दिया था। ठीक है, सेल का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, all living being originated from vesicle or cell was belief put forward by। किसने सबसे पहले सेल का जो कंसेप्ट बताया कि वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग यानी सेल या वेजिकल से होते होते उसमें मॉडिफिकेशन या इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये एक सेल बन गया। जैसे कि कहते हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बन गया, तो इसी तरह का एक कंसेप्ट उसने दिया था। तो इसने इसमें कौन था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक, लॉरेंस ओकिन, रॉबर्ट ब्रोन, शेल्डन। ठीक है, रॉबर्ट हुक भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्रोन भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली इसमें लॉरेंस ओकी ने इसको सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था कि सेल क्या किसी और वेजिकल से या किसी और सेल से ही मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The idea that living things arises spontaneously from non-living thing is known as। ठीक है, सबसे पहले इस यानी यानी जो सेल है तो स्पॉन्टेनियसली अराइजेस होता है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज। ठीक है, जब नॉन लिविंग थिंग से ये थ्योरी पेश किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है, तो डेफिनेटली दैट हाइपोथेसिस वाज, दैट थ्योरी वाज स्पॉन्टेनियस अबायोजेनेसिस। ठीक है, अबायोजेनेसिस। ठीक है, दैट वाज अन अबायोजेनेसिस थ्योरी। उसने कहा कि नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग, बट आफ्टर द रिसर्च ऑफ दैट दैट सेज के जो स्पॉन्टेनियसली जो है बनता नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनता बल्कि लिविंग थिंग से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस के सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, इसके हवाले से सबसे पहले किसने कहा था? डेफिनेटली इसमें हमें सबसे पहले उसने वजूद बताया था, डिस्कवर नहीं किया था, सिर्फ एक कंसेप्ट दिया था। तो दैट वाज डी लिमार्क। डी लिमार्क ने सबसे पहले इसकी प्रेजेंस के हवाले से कहा, लेकिन इट वाज नॉट डिस्कवर्ड। फिर बाद में जाकर रॉबर्ट ब्रोन ने इसको डिस्कवर किया था 1831 में। क्वेश्चन नंबर 6। अ सेल कंसिस्ट ऑफ। सेल मुश्तमिल है किस चीज़ पे? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। द सेल थ्योरी कम आउट अस अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ। ठीक है, सेल थ्योरी के हवाले से जो हमें एक थ्योरी पेश किया गया तो वो किसकी तरफ से हुआ? रॉबर्ट ब्रोन एंड रॉबर्ट हुक, थॉन्डर शेवान एंड शेल्डन, लॉरेंस ओकन एंड डी लिमार्क, रेडलॉफ वर्च्यू एंड लुइस पास्चर। तो इसमें जो सेल के इंडिपेंडेंस के वर्किंग सेल थ्योरी के हवाले से इंडिपेंडेंटली जो सेल के हवाले से इन्होंने कंसेप्ट दिया था, दैट वाज शेल्डर एंड शेल्डर शेवान एंड सेलिडन।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट रेफर टू। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे? सेल से बना हुआ है। ठीक है, दे आर द सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसके हवाले से जो है हमें सेल थ्योरी में मिलता है। ठीक है, सेल थ्योरी हमें इसके बारे में क्या करता है? बताता है कि जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, दैट वाज सेल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी इज, यानी बायोलॉजी का जो बुनियादी फंडामेंटल है वो क्या है? तो डेफिनेटली सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के ऊपर ही बेस करता है कौन? लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो सेल थ्योरी पे ही इनिसार करता है, डिपेंड करता है। उसके जो 5 पॉइंट्स है उसके ऊपर ही इनिसार करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A new cell arises only by the division of a previously existing living cell was proposed by। सबसे पहले किसने कहा कि सेल जो वजूद रखता है तो वो प्री एग्जिस्टेंट पहले वाले सेल से, यानी पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बनता है। ठीक है, तो इसके हवाले से किसने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था? तो डेफिनेटली इट वाज बाय रेडोफ वर्च्यू। रेडोफ वर्च्यू ने सबसे पहले इसके हवाले से ये कंसेप्ट दिया था कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वजूद रखता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद रखता है। क्वेश्चन नंबर 11। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर वर्च्यूज एपोथीसिस। वर्च्यूज के जो एपोथीसिस का इसको एक्सपेरिमेंटली यानी किसने प्रूव किया? प्रैक्टिकली करके उसको प्रूव किसने किया था? hypothesis was demonstrated that bacteria could be formed only from existing bacteria। यानी बैक्टीरिया अगर यानी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस है, यानी पेरेंटल सेल से ही प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके हवाले से हमें डी लिमार्क, रेडॉफ वर्च्यू, लोइस पास्चर, वेस्टमैन। तो डेफिनेटली इसमें लोइस पास्चर ने हमें इसके हवाले से बताया था, क्योंकि इसने काफ़ी बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया था। तो इसने हमें बताया कि वो प्री एग्जिस्टेंट ही बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया का एक कॉलोनी बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप विद 10x ocular lenses and 40x ऑब्जेक्टिव lenses would be। तो डेफिनेटली 10 को जब आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इट आंसर विल बी 400x। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। द सोर्स ऑफ illumination in the typical laboratory microscope is। डेफिनेटली जो लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है उसमें बीम इस्तेमाल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं होते। तो डेफिनेटली इसका जवाब माइट बी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। विजिबल लाइट, इसमें लाइट इस्तेमाल होती है, डेफिनेटली इसमें लाइट इस्तेमाल हो यानी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ एलिमिनेशन इज। ठीक है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होते हैं। तो इट्स आंसर इज ए, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेंज फ्रॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एक चीज़ को कितना बड़ा कर दिखाता है, डेफिनेटली हमें पता है 2 से 2.5 लाख तक गुना बड़ा करके दिखाता है। तो डेफिनेटली इट्स माइट बी 2 to 4 एंगस्ट्रम, 2 to 4 एंगस्ट्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन नंबर 16 रिलेटेड होगा किस हवाले से? सेल जनरलाइजेशन के हवाले से। द प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेली कैन बी आइसोलेटेड इज कॉल्ड। ठीक है, जब सेल के अलावा सेल के ऑर्गेनेलीज को अलग अलग करने के लिए वो कौन सा तरीका है जिसमें उनको हम क्या करते हैं, उनकी डेंसिटी के बेस पे उसको अलग किया जाता है? तो डेफिनेटली दैट वाज सेल फंक्शन। ठीक है, सेल के फंक्शन बेस पे इसको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं, उसकी डेंसिटी के हिसाब से वो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70। वेरियस पार्ट ऑफ सेल आर सेपरेटेड बाय द स्पिनिंग द डिस्ट्रप्टेड सेल इन द स्पेशल मीडियम इन
डेफिनेटली किस मीडियम के में हम क्या करते हैं, सेल को तोड़कर उसकी ऑर्गेनेली को अलग अलग पार्ट में तकसीम करते हैं। डेफिनेटली दैट इज सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करके हम इनको अलग करते हैं, सेल से सेपरेट करते हैं, फिर उसके बाद उनको अलग जो है फ्रैक्शन करके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेल। अब सेल मेम्ब्रेन के हवाले से क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेटली इसमें आप खुद समझ जाएंगे कि माइट बी रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, the membrane that allow only selective substance to pass through it is called। ठीक है, डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन अगर किसी चीज़ को अपने अंदर यानी सेल के अंदर छोड़ता है तो दे माइट बी सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, वो सिलेक्ट करके क्या करता है, किसी पार्टिकल को, किसी एलिमेंट को सेल के अंदर आने देती है। ठीक है, तो दैट मे बी व्हाट, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 19, Question number 19. Taking in of liquid material into the cell is known as। सेल जब पानी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ को सेल के अंदर छोड़ता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। दैट्स कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस जब वो कोई फूड पार्टिकल को लेता है तो उसको फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, द सेल मेम्ब्रेन इज composed of lipid bilayer sandwich between inner and outer layer of protein. This basic structure is called what? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको सबसे पहले रॉबर्ट 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 स्टोन ने, ठीक है, रॉबर्ट स्टोन ने 1959 में इसको जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कैन टेक प्लेस बाय। ठीक है, जब मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनली अक्रॉस सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को जब क्रॉस करता है तो डेफिनेटली कौन सी प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बोथ ऑफ दे, नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली बोथ ऑफ देम। ठीक है, इसमें दोनों को लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इजीली। इसमें से कौन सा पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पास आउट करता है? वाटर सोलेबल, लिपिड सोलेबल, पोलर सब्सटेंस विद वाटर एंड लिक्विड सोलेबल। ठीक है, इसमें डेफिनेटली वाटर भी है, लिपिड सोलेबल, ये दोनों है, तो डेफिनेटली इसका जवाब होगा डी। और इस क्योंकि ये क्या है, पोलरिटी, नन पोलरिटी में आ जाते हैं। जब वाटर सोलेबल हो तो वैसे वाटर क्या है, पोलर है। जब इसके अंदर लिपिड सॉल्व होता है या लिपिड पास होता है तो डेफिनेटली दैट मे बी सिलेक्टिव परमिएबल फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 23, दैट में माइट बी रिलेटेड टू सेल वॉल। ये सेल वॉल से रिलेटेड है। ठीक है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द मोस्ट प्लांट इज सेल वॉल। ठीक है, इसमें जितने भी सेल प्लांट्स के जो आउटर बाउंड्री है, ऊपर वाला जो लेयर है, दैट माइट बी व्हाट, सेल वॉल। ठीक है, अगर इनर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 24, द सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय। सेल वॉल कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दैट प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से प्रोड्यूस है, यानी प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इस कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो वहां से ये इन्वेजिनेट होकर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज अ ट्रू वॉल। ठीक है, इसमें से किसको ट्रू वॉल कहा जाता है सेल वॉल का? आया वो मिडल लेमिला है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है? तो डेफिनेटली उसमें प्राइमरी हमेशा प्लांट के सेल के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन सेकेंडरी और मिडल लेमिला इसके पार्ट नहीं हो सकते ज़्यादा अरसे तक। यानी इसका ट्रू कह सकते हो किसको, प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल इसका ट्रू वाल कहलाता है। 26। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोकैरियोटिक सेल वाल लैक सेलुलोज। प्रोकैरियोट में का जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बना हुआ नहीं है, काइटन से बना हुआ नहीं है, तो किस चीज़ से बना हुआ है? दे डेफिनेटली म्यूरिन। ठीक है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? म्यूरिन। ठीक है, एक टाइप का सब्सटेंस है जिसमें लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27,
फंगल सेल वॉल कंटेन, डेफिनेटली फंगल का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से या म्यूरिन से नहीं बना हुआ और सेलुलोज से नहीं बना हुआ, तो डेफिनेटली दे माइट बी व्हाट, काइटिन। ठीक है, काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड, काइटिन इज अ व्हाट, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, दैट माइट बी रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, ये क्वेश्चन साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, ग्राउंड सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म का है उसको क्या कहा जाता है? साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियो लिम्फ। डेफिनेटली इसमें साइटोसोल है, न्यूक्लियोप्लाज्मा नहीं है, प्रोटोप्लाज्मा नहीं है, बल्कि साइटोसोल, क्योंकि ये प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 20, इन द साइटोप्लाज्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म। ठीक है, जब स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, दे आर द ट्रू, फास्फोरस है, दे आर द ट्रू पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो इसको हम कहेंगे व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ये परमानेंटली जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, यानी हमेशा ये होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस थ्रू। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, ठीक है, क्या साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है तो वो किस तरह के मूवमेंट करती है? स्ट्रीमिंग, ग्लाइडिंग, होमोबाइड, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली वो स्ट्रीमिंग की तरह मूवमेंट करती है। उसका जैसे कि अगर अगर हम किसी कंटेनर में पानी को उबाले, तो अगर नीचे पानी का नीचे वाला सिरे सिरे वाले पानी जो गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ऊपर वाला जो ठंडे वाटर है वो जो है कूल वाटर है वो नीचे ट्रांसफर होती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग के थ्रू सेल वॉल में मूवमेंट होती है, सेल में साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 31, द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? इसकी शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यानी शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज पैरावेट में टूटता है तो वो साइटोप्लाज्म में टूटता है, ठीक है, फिर बाद में पैरावेट चला जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहाँ पे क्रिप्स साइकिल स्टार्ट होती है, फिर एनएडीएच और क्या बन जाती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा? साइटोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू विच टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो वो अमोबाइड मूवमेंट करती है, ठीक है, अमोबाइड मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 33, दैट माइट बी रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 33 किसके रिलेटेड है? डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33, द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन चैनल एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियर प्लाज्म से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ एक ऑर्गेनेली नेटवर्क, उसको क्या कहा जाता है? डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट थे, एक था स्मूथ और दूसरा था रफ। तो ये फैला हुआ है, इसका रफ जो पार्ट है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच है और इसका जो स्मूथ पार्ट है जो ये चला जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच राइबोसोम इज नोन एज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसमें राइबोसोम अटैच है उसको क्या कहा जाता है? तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा स्मूथ होता है, लेकिन जब राइबोसोम उसके साथ अटैच हो जाता है वो रफ हो जाता है, तो इसकी वजह से उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। तो जवाब होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, द material present in endoplasmic reticulum channel is separated from the cytoplasmic material by tubular membrane called, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, फोल्डेड मेम्ब्रेन, ठीक है, फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? डेफिनेटली इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। क्रिस्टी इसलिए क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में थैलेकाइड वो प्लास्टिड में होता है और गिनेना ये भी किस में होता है? प्लास्टिड में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, वो किसी और का काम है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो डेफिनेटली हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है जो प्रोटीन बनाता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं बनाता, तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा कि वो प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 दैट इज रिलेटेड टू राइबोसोम। राइबोसोम से रिलेटेड होगा। द फर्स्ट पर्सन हु स्टडी राइबोसोम वाज, ठीक है, डी डेव पैलिट गोल्जी ओक, ठीक है। डेफिनेटली इसमें जॉर्ज जॉर्ज पैलिट पैलिट ने 1959 में सबसे पहले किसको, राइबोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। जॉर्ज पैलिट ने 1959 में जो है क्या किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 38, न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, जो न्यूली जो राइबोसोम्स बनते हैं वो कहाँ पे असेंबल्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, क्रोमोसोम में, सॉरी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, क्रोमोसोम में या जीन्स में। सबसे पहले कहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, डेफिनेटली हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था न्यूक्लियोलस, तो वहाँ पे राइबोसोम और आरएनए बनते थे। तो डेफिनेटली दैट आंसर विल बी व्हाट, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 39, द आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज, राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या आरआरएनए। डिफरेंटली राइबोसोम पे आरआरएनए मौजूद होता है, इसका जवाब होगा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 40, a group of ribosome attached to some mRNA is called, जब मैसेंजर आरएनए आ जाता है और उस पर बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो उस टाइम इस राइबोसोम के इस चैन को क्या कहते हैं, पोलीसोम, क्रिस्टा, क्रिस्टीनियम, ग्रेनम। तो डेफिनेटली पोलीसोम इसको कहा जाता है। पोली मीन मैनी, सोम मीन बॉडीज, ठीक है, बहुत से बॉडीज अटैच होते हैं किसके, राइबोसोम्स के। क्वेश्चन नंबर 41, दैट माइट बी रिलेटेड टू गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फ्लोटेंट मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी क्या है, उसमें थैली लाइक फोल्डेड जो है थैले होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट देम इनटू, जब प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है जब इनको मिला देता है तो वो बन जाता है ग्लाइको प्रोटीन। तो डेफिनेटली इसका जवाब होगा सी, यानी ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको यानी ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मीन प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद, ठीक है, सेल सेक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। डेफिनेटली इसको सेल का सेक्रीशन ऑर्गेनली कहा जाता है, इस नाम से इसको ये मशहूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दैट रिलेटेड टू लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 44, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट द सेल फ्रॉम इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी सेल को बचाता है फॉरेन इन्वाइडर, यानी कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे बचाने के लिए अगर वो सेल के अंदर इंटर हो गया, पहले तो उसको हमारे जो बी सेल, टी सेल या माइक्रोफेजेस या किलर सेल्स वो इसको क्या करते हैं, मार देते हैं यानी किल करते हैं। लेकिन अगर उससे बचकर सेल के अंदर हुआ तो वहाँ पे एक ऑर्गेनेली जिसको नाम है लाइसोसोम, जो क्या करता है, इसको इनगल्फ करता है और इसको ब्रेक डाउन करता है। तो इसका जवाब होगा क्या, लाइसोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफैगोसोम आर आल्सो नोन एज, यानी वो वैक्यूल जो किसी खुराक को या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, या ऑटोफैगोसोम यानी सेल की किसी ऑर्गेनेली को रिसाइकल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनेली है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे वो लाइसोसोम ही है, ठीक है, दैट मे बी व्हाट, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन ऑटोफैगी, ठीक है, यानी ऑटोफैगी यानी सेल अपने को खुद ब खुद खा रहे, तो किस ऑर्गेनेली के थ्रू वो जो है रिसाइकल करता है, किसी डैमेज ऑर्गेनेली को रिसाइकल करने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली दैट इज व्हाट, लाइसोसोम, जो क्या करता है, किसी भी यानी मटेरियल को सेल के अंदर है जो डीनेचर हुआ है तो इसको रिसाइकल करके कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 40, द लाइसोसोम दैट ईट पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल आर नोन एज ऑटोफैगोसोम, ठीक है, वो अपने सेल का अगर खुद खा रहा है तो दैट में बी
what autophagosomes. Question number 48. The enzyme for extracellular digestion are released by. जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनेली जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करता है, जो क्या करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि हमारे किसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होती है, ठीक है। तो दैट मे बी व्हाट लाइसोसोम क्या करता है, सेल से बाहर एंजाइम खारिज करता है, जो क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 49. द प्रोसेस एंजाइम्स आर बाउंडेड ऑफ एज अ गोल्जी विजिट्स एंड आर कॉल्ड, ठीक है, जब गोल्जी बॉडी जो है पहली दफ़ा एंजाइम को पैक करके बेचता है तो उस टाइम वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, उसके बाद जब डाइजेशन होती है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाती है। तो एक इसका जवाब क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 50. D. Dev and his co-worker isolated particle from liver cell and other tissues जैसे कि किडनी which were enriched with oxidative enzyme. These are called, उसको सबसे पहले डी डेव ने डिस्कवर किया था, वो कौन से ऑर्गेनेली था जो किडनी के सेल में और दूसरे जैसे कि लीवर सेल्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए गए। तो उसने उसको नाम दिया था पर ऑक्सीसोम, ठीक है, उसको नाम दिया था पर ऑक्सीसोम, और इस पर ऑक्सीसोम को उसने डेफिनेटली 1965 में इसने क्या किया था, डीडेव ने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 51. Organelle involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell. जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो अगर ये हमारे सेल में रहेगा तो ये सेल का पीएच बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से इसको रिसाइकल करना है। तो उस रिसाइकल करने में किसका ऑर्गेनेली का काम है, तो डेफिनेटली इसका नाम भी उसी से रिलेटेड है। तो पर ऑक्सीसोम एक ऑर्गेनेली जो क्या करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। तो इसका जवाब क्या होगा, पर ऑक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 52. ऑर्गेनिक इन प्लांट दैट पोजेसेस एंजाइम इन एडिशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, उसमें एंजाइम होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम होता है एंड कैटालेज एंजाइम, बट नॉट फाउंड इन एनिमल, ये एनिमल के सेल में नहीं होता। और डेफिनेटली वो क्या हो सकता है, ग्लाइऑक्सीसोम वो ऑर्गेनेली है जो एनिमल के सेल में पाया नहीं जाता, ठीक है, ये प्लांट के सेल में ही पाया जाता है और इसमें ये 3 एंजाइम मौजूद है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीडेज और कैटालेज। क्वेश्चन नंबर 53. द साइट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट इज, यानी फैटी एसिड को सक्सीनेट में कन्वर्ट कर देता है, डेफिनेटली वो प्लांट में होता है ग्लाइऑक्सीसोम जो कार्बोहाइड्रेट को या लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54. वेजिकल सर्व टू expand the plant cell site for storage, both expansion and storage. डेफिनेटली वैक्यूल क्या काम क्या है, डेफिनेटली ये खुराक स्टोर भी करता है, और सेल जब खुराक स्टोर होता है या पानी स्टोर होता है तो फिर क्या करता है, सेल का साइज बढ़ जाती है। डेफिनेटली ये प्लांट की बात हो रही है, यदि दूसरे सेल्स के हवाले से होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55. दैट माइट बी रिलेटेड टू अबाउट साइटोस्केलेटन, ये सवाल होगा साइटोस्केलेटन से रिलेटेड, जिससे कि साइटोस्केलेटन में हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद है। अच्छा, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, डेफिनेटली इसमें जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 56. द फिलामेंट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप आर, ठीक है, सेल की जो शेप को बनाता है उनमें कौन सा, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली इसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, इसका शेप बनाता है, सॉरी इसमें इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, इस सेल का स्ट्रक्चर शेप, या उसका ऐसे समझो कि इसका बैकबोन है, ठीक है, ऐसे समझो इसका स्केलेटन है। क्वेश्चन नंबर 50. सेल ऑर्गेनेली सच एज सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रूल आर ड्राइव फ्रॉम स्पेशल असम्बल्ड ऑफ, ठीक है, किसके असम्बल से ये बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑल ऑफ द। डेफिनेटली इसमें माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रूल वगैरह को
प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है। वो उसका अगर आप डायग्राम पे देखेंगे तो वहाँ पे माइक्रो ट्यूब की तरह आपको नज़र आते हैं। Question number 58. Question number 58. The cylindrical made up of contractile actin protein and involved in internal cell motion. ठीक है, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो डेफिनेटली दे मूव थ्रू माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इसका जवाब क्या है? कुछ बी, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से रिलेटेड होगा। ऑर्गेनी इन यूकैरियोटिक सेल दैट आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल आर क्या? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी। तो डेफिनेटली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल के लिए एनर्जी एटीपी की शक्ल में प्रोड्यूस करता रहता है, तो इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। अंडर अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप द माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर एज, ठीक है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप है, अगर उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो उसका शेप शक्ल किस तरह का होता है? रॉड है, वेजिकल है, फिलामेंटस है। तो डेफिनेटली हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। वेजिकल की शक्ल में, रॉड भी है, फिलामेंटस भी शक्ल में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए इन अ माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ। अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर राइबोसोम्स भी है और इसके अलावा उसके अंदर डीएनए भी है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपना जो है प्रोटीन खुद बनाता है। तो डेफिनेटली राइबोसोम की बात आ गई तो राइबोसोम से आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 62। वन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी स्मॉल नोड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड, ठीक है, स्मॉल नोडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोडल लाइक इसको कहा जाता है, ठीक है, नोडल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डेफिनेटली उसको कहा जाता है F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, या इसको F0 पार्टिकल भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको ऑक्सी ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन नाम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? डेफिनेटली एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। उसका काम है कि वो ग्लूकोज है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़कर किसमें? एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 64। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन सेल ऑफ, तो डेफिनेटली प्लास्टिड ऑटोट्रॉफिक जो है ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली एनिमल नहीं है, मोनेरियंस नहीं है, ठीक है, वायरसेस नहीं है, तो डेफिनेटली इसका जवाब प्लांट्स है। प्लांट में प्लास्टिड पाए जाते हैं जो अपना खुराक सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। membrane found mostly pigment containing bodies present in the cell are called plastid, ठीक है, इसको प्लास्टिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। द ग्रीन पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, इसका जवाब क्लोरोफिल में आता है। ग्रीन प्लांट की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 67। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप द chloroplast appear to be heterogeneous structure embedded in the matrix with small granule known as, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यानी एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद है, उसको क्या कहा जाता है? तो डेफिनेटली इसको कहा जाता है ग्रेना, ठीक है, थाइलोकाइड प्लेट की जो बंडल्स को कहा जाता है ग्रेना। क्वेश्चन नंबर 68। ईच ग्रेनियम इज इंटरकनेक्टेड विद अनदर बाय द नॉन ग्रीन पार्ट द, ठीक है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ अटैच है किसी ट्यूब के जरिए, उसको कहा जाता है लेमिला, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लेमिला। क्वेश्चन नंबर 69। इन photosynthetic plant cell the membrane bond structure containing green pigment are called, ठीक है, वो
सेल प्लांट का जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है वो कौन सा टाइप है, किसका, क्लोरोफिल का कौन सा टाइप कहला जाता है? तो द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, प्लास्टिड। तो डेफिनेटली इसमें क्लोरोप्लास्ट है जो क्या क्या प्लांट का ग्रीन ऑर्गेनली है, ठीक है, ग्रीन ऑर्गेनली है, ठीक है, प्लास्टिड है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, a pill of thylakoid stick on each other like coin in a, ठीक है, coin like, उसको क्या कहा जाता है? डेफिनेटली ग्रेना, एक को ग्रेना कहते हैं और बहुत को ग्रेनम कहते हैं, ठीक है, एक को ग्रेना और बहुत को ग्रेनम कहते हैं। यानी ताल्लुकात प्लेट्स एक दूसरे के साथ मिले, एक गुच्छा बना हुआ है, ठीक है, उस गुच्छे को क्या कहते हैं? एक को कहा जाता है ग्रेनम और बहुत से को ग्रेना कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द कलरलेस triangular or tubular plastid found in underground part of the plant and store food is, ठीक है, वो कलरलेस पार्ट क्या होती है जिसमें कोई कलर नहीं होता, उस क्लोरोप्लास्ट को या उस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली कलरलेस जो पिगमेंट होती है उसको कहा जाता है लिकोप्लास्ट, जो मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? रूट्स में, जो जिसका काम है फूड को क्या करना? स्टोर करना, ठीक है, फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा, जैसे कि पोटैटो की शक्ल में, शलजम की शक्ल में और इसके अलावा दूसरे यानी रूट फूड्स है, ठीक है, उसकी शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 72 जो रिलेटेड होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट नियर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस इन द एनिमल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स। उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलाई, निकोलाई सेंट्रियूल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? डेफिनेटली निकोलाई, जो वो यानी हिस्सा सेल के सेंटर में पाया जाता है, यानी सेल का वो हिस्सा जो सेंटर में पाया जाता है, इसको न्यूक्लियस या निकोलाई, जैसे निकोलाई हम कहते हैं इसलिए कि वो जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियूल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरी ऑफ 9, ठीक है, सिलेंड्रिकल 9 यानी ट्यूब्यूल से बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है, सेंट्रियूल में क्या हो जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 74, the nucleus is visible when cell is dividing, non-dividing, resting, all of the above। डेफिनेटली न्यूक्लियस हमें उस टाइम नज़र आता है जब क्या हो? सेल की तकसीम ना हो, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान वो डिसअपियर हो जाता है, तो डेफिनेटली ये रेस्टिंग हालत में हो, ठीक है, ये रेस्टिंग हालत में हो तब हमें नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 75, द सोलेबल सैप इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूक्लियस में जो सोलेबल जो जेली लाइक पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल, कैरियो, लिम्फ। डेफिनेटली इसको कैरियो, लिम्फ, कैरियो मीन न्यूक्लियस और लिम्फ मीन उसका फ्लूइड और जेली लाइक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76, a darkly stand body within the nucleus that is not bounded by any membrane is, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है जो उसके ऊपर कोई यानी मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो कौन क्या कहलाता है? तो डेफिनेटली दैट इज व्हाट? न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस का न्यूक्लियोलस में कोई जो है आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, वो ऐसा ही न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली पड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 77, इट इज़ द न्यूक्लियोलस वेयर खाली जगह आर असेंबल्ड एंड देन exerted to the cytoplasm via nuclear pores, ठीक है, न्यूक्लियोलस में वो चीज़ बनता है, बनने के बाद वो न्यूक्लियस पोर से साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वो क्या है? तो डेफिनेटली हमें पता है न्यूक्लियोलस राइबोसोम और आरएनए को बनाता है, तो डेफिनेटली इसका जवाब होगा राइबोसोम। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट यानी 50 सब एस यूनिट और 40 सब यूनिट ये सारे काम पे बनते हैं, फिर चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में, डेफिनेटली न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन नंबर 78, न्यूक्लियस इज ऑफन स्टेन्ड विद अ, ठीक है, न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है बेसिक डाई से, ठीक है, बेसिक डाई से इसको आसानी से स्टेन किया जाता है जिसकी वजह से वो कलरफुल होती है, जिसकी वजह से हम जैसे कि क्रोमोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। 70, क्वेश्चन नंबर 79,
एन एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज, ठीक है, क्रोमोसोम के रिप्लिका को कहा जाता है क्या? आर्म, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन मटेरियल। तो डेफिनेटली इसका रिप्लिकेशन से पहले ये क्या है? क्रोमेटिन है, ठीक है। जब रिप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम यानी रिप्लिकेट होने की सूरत में ये क्रोमेटिन की शक्ल में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, अ क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम बना हुआ है किस चीज़ से? डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से, बोथ डीएनए और प्रोटीन। डेफिनेटली हमें पता है जो डीएनए है वो लिपिटा हुआ है, ठीक है, फोल्डेड है ऑन द हिस्टोन प्रोटीन। तो डेफिनेटली इसमें दोनों होता है, यानी कुछ जवाब होगा बोथ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ आर्म एंड, ठीक है, वो आर्म से बना हुआ है और उसके अलावा क्या है? सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम है, क्रोमेटिड है या सेंट्रोमियर है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? सेंट्रोमियर, ठीक है, वो सेंट्रोमियर पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जो रिलेटेड होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। यूकैरियोटिक इंक्लूड, ठीक है, यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं? एनिमल आता है, प्रोटेस्टा आता है, फंजाई, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली इसमें सारे क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। 83, क्वेश्चन नंबर 83, इन यूकैरियोटिक सेल द क्रोमेटिन मटेरियल इज बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका जुड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, द राइबोसोम इन प्रोकैरियोट सेल आर, प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम्स होता है? कितनी 70 एस होती है? सॉरी 70 एस होती है या 80 एस होता है, 50 एस या 30 एस? डेफिनेटली इसका जवाब होगा 70 एस और 80 एस वो किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में। क्वेश्चन नंबर 85, बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस, ठीक है, डेफिनेटली प्रोकैरियोट में माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, तो उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे किसमें? प्रोकैरियोट। इसका जवाब होगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में ये सेल डिवीजन इस बेस पे होता है, माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में नहीं होता, बल्कि बाइनरी फिजन में होता है। तो ये हमारा एमडीकेट के हवाले से सिर्फ सेल की जो चैप्टर है उसके हवाले से ये हमारा